माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आज हम देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, क्या फंक्शनिंग है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। सारा डिस्कशन देखेंगे, साथ ही साथ देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या होता है मानव श्वसन तंत्र। हिंदी वाले बच्चों का भी तो ख्याल रखना है साथ में, है कि नहीं। मानव श्वसन तंत्र बेसिकली क्या होता है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। यानी कि जो ऑर्गन मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करता है, वही कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही समझा आपने। ऐसे ऑर्गन, अब चूंकि बेटा यहाँ पर सिस्टम आ रहा है तो नो डाउट सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम क्रिएट किए होंगे, है कि नहीं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसोफेगस से स्टार्ट करके एनस तक गए थे, बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक उसी तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाए हैं जो हमें सांस लेने एंड सांस छोड़ने के दौरान अंदर की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, बेसिकली ऐसा सिस्टम जो हमें ब्रीद करने में यानी सांस लेने में मदद करता है, वो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे बेसिक पार्ट्स की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो लंग्स एंड डायफ्राम जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कौन से हैं, लंग्स एंड द डायफ्राम। क्लियर। चलिए, द अदर मेन पार्ट्स जो हैं इस सिस्टम के वो हैं एयरवेज फॉर एयर पैसेजेस, ब्लड वेसल्स एंड द मसल्स दैट फैसिलिटेट ब्रीदिंग। सारे पार्ट्स का हम डिस्कशन देखेंगे, किस तरीके से हमने ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट किया, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कितने पार्ट्स आते हैं, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या, श्वसन है क्या, है कि नहीं। अभी तो हमने समझ लिया कि एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी मानव श्वसन तंत्र है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और इसमें जो भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन सबको मिला करके बना हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम क्या करता है, ये रेस्पिरेशन का काम करता है। किसका, श्वसन का काम करता है। श्वसन होता क्या है बेसिकली, तो जब हम नॉर्मल बोलते हैं तो हम समझते क्या है कि श्वसन का मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। जबकि ऐसा नहीं है, दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है बड़ा ही फॉर्मल सा नाम है रेस्पिरेशन का, और जबकि रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल टेक्निकल वर्ड जो स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एक्चुअली। क्लियर। तो ब्रीदिंग जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग कहें, ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, सांस लेना। दैट इज ऐसे गहरी सांस लीजिए आप भी और छोड़ दीजिए, यानी सांस लेना और छोड़ना, ये जो क्रिया है ये कहलाती है ब्रीदिंग। एंड नेक्स्ट आता है, टेक्निकली हम देखें, a process by which living things produce energy from food। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह पूरी प्रोसेस कहलाती है श्वसन। आप कहोगे मैम भोजन करते हैं, भोजन पचाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है, फिर हमें एनर्जी कैसे मिल जाएगी रेस्पिरेशन से। तो जब हम भोजन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से भोजन जब पचता है तो नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए C6H12O6, यानी कि कहें ग्लूकोज चाहिए, है कि नहीं। अब लो भाई, डाइजेशन होने से ग्लूकोज तो आपको मिल गया, ये जो ग्लूकोज आपने मिला, अब इस ग्लूकोज को करोगे ब्रेक डाउन तो आपको
मिल जाएगी एनर्जी। यानी कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भोजन का ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज मिला आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपको जो ऑक्सीजन मिली वो मिली रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एंड देन हो गया ब्रेकडाउन और मिल गई आपको एनर्जी, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे ही होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। और एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में। किसके? एटीपी के फॉर्म में। अब आप कहोगे मैम एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। बताओ पूरा लिंक किया कि नहीं किया, अच्छे से समझ आया कि नहीं? नॉर्मल जब हम बात करते हैं, हम एकदम फॉर्मली कहते हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो हम समझते हैं कि सांस लेना एंड सांस छोड़ देना। इतने में ही कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। जब आपने ब्रीद इन किया, जैसे ही आपने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन किए, इसके बाद जो अंदर की प्रोसेस है, गले से लेकर के लंग्स तक पहुंचना, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाना, पूरा दिन उसके बाद ब्रेकडाउन होना, ये अंदर की जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है रेस्पिरेशन। हम तो सिर्फ ब्रीद इन और ब्रीद आउट को ही समझ रहे थे अभी तक रेस्पिरेशन, जबकि एक्चुअल में जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो मैम रेस्पिरेशन क्या है? यानी श्वसन वह अभिक्रिया है जिसके थ्रू भोजन का होता है ब्रेकडाउन और हमें मिलती है एनर्जी। यानी बेसिकली हमें मिलती है एनर्जी किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी मानव श्वसन तंत्र है, उसके थ्रू हमारे शरीर को मिलती है ऊर्जा। तो क्या कहेगा? जब C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? ग्लूकोज का हुआ यहाँ पर ब्रेकडाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी उपस्थिति में हुआ? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बन गया? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिली। और एनर्जी जो मिली आपको वो मिली एटीपी के फॉर्म में। हमारे शरीर में ऊर्जा किस फॉर्म में एकत्रित होती है या स्टोर होती है? दैट इज एटीपी के फॉर्म में। अब ये ऊर्जा कोशिका में, कोशिका के किस भाग में? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में माय डियर स्टूडेंट्स स्टोर होती है एनर्जी। और यही रीजन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस, क्योंकि ये पावर को स्टोर करके रखता है भाई, पावर को स्टोर करके ऊर्जा को एकत्रित करके रखता है। यानी कि जब हमने सांस ली, हमने ब्रीद इन किया, क्लियर? जैसे ही हमने ब्रीद इन किया तो बहुत सारी गैसेस थी एटमॉस्फेयर में, ध्यान से समझिएगा, पूरी रेस्पिरेशन क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही हमने ब्रीद इन किया तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो कई सारी गैसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, CO2 होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है नाइट्रोजन, लगभग 78%, ऑक्सीजन होती लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03। जब आपने ब्रीद इन किया तो ये तीनों गैसेस थी। जब आप ब्रीद आउट करते हो तो जितना नाइट्रोजन आपने इनहेल किया, आप पूरा नाइट्रोजन बाहर निकाल देते हो। पता है आपको? नाइट्रोजन पूरा बाहर हो जाता है, उसका कोई काम नहीं है शरीर के अंदर, भाई वो पूरा बाहर निकाल दिया। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो वो होती है 21%, और जब आप इसको एक्सहेल करते हो तो वो हो जाती है 17%। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स 4% ऑक्सीजन आपने रेस्पिरेशन में यूज कर ली। यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो आपने 4% ऑक्सीजन को यूज कर लिया। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? बेसिकली तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड हमें एनर्जी का मिलना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि
हम कहें अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? फूड को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का है। क्लियर? उसमें क्या प्योरीफाई करना है, क्या बाहर निकालना है, क्या शरीर के अंदर रखना है। अब ये जो ग्लूकोज आपकी बॉडी को मिला, ये कहां से मिला? डाइजेस्टिव सिस्टम ने भाई कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट करके ग्लूकोज दे दिया। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, जो C6H12O6 आपको दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा कंपाउंड है। कार्बन के यहाँ पर 6 अणु दिख रहे हैं। इतने बड़े कंपाउंड को भाई सेल थोड़ी डाइजेस्ट कर पाएगी, सेल तो बहुत ही छोटी है ना, सेल डाइजेस्ट इसको नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको इसका करना पड़ेगा ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करके हमें जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे शरीर को ऊर्जा देगी। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है ना। ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द एटीपी, यानी कि एनर्जी की वजह से। एनर्जी कहां से आई? रेस्पिरेशन से आई। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो हमें एनर्जी मिली, और इसी एनर्जी से क्या करते हैं भाई? एनर्जी की आवश्यकता तो शरीर को है ही। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो ये जो एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि श्वसन में, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्लियर हो गया। दूसरा, जो ऊर्जा निकलती है वह हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होती है, एकत्रित होती है? वो होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है। तीसरा पॉइंट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चौथा पॉइंट, जो ऊर्जा स्टोर होती है वह शरीर में किस पार्ट में होती है? तो सेल में। यदि सेल ऑप्शन में है तो सेल, यदि है माइटोकॉन्ड्रिया तो हम बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में टिक करेंगे। साथ ही साथ पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम और क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं पावर हाउस। तो इंट्रोडक्शन से ही कितनी सारी चीजें क्वेश्चन बन जाती है कि नहीं? बेसिकली अभी तो समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब बताओ, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, तो सांस लेने या सांस छोड़ने में नाक बस में तो हो नहीं जा रही है, अंदर पूरी प्रोसेस होती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बाकायदा हम देखेंगे कि जब हमने ब्रीद इन किया तो अंदर किस तरीके से हवा जाती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, किस तरीके से ब्लड में मिलता है ऑक्सीजन, ये सारा प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं ये भी हम देखेंगे। यहां पर बस ये क्लियर करना था कि एक्चुअली रेस्पिरेशन है क्या, वो हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब रेस्पिरेशन जब हमने देखा कि रेस्पिरेशन है क्या, तो एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, क्या कि रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है या एनाबोलिक प्रोसेस है? तो अब ये मैम कैटाबोलिक क्या है, आइए देखते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी आर ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जब बड़े अणु जो हैं टूट टूट कर छोटे अणु बना देते हैं, साथ ही साथ कुछ ऊर्जा निकालते हैं, वो कहलाता है कैटाबोलिक प्रोसेस। और हमारा जो अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, इसमें हमने देखा कि ग्लूकोज का हो गया ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज टूट गया कुछ पार्ट्स में CO2 प्लस H2O में, है कि नहीं? तो कैटाबॉलिज्म क्या है या कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना। यहाँ पर जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है, वो कहलाती है प्रोसेस कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कुछ एनर्जी के साथ और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बेसिकली अभी हम याद कैसे रखेंगे? हम याद रखेंगे A फॉर एडिशन, A फॉर एडिशन एंड A फॉर एनाबॉलिक, है कि नहीं? यानी कि मैम एडिशन, एनाबॉलिक प्रोसेस A से स्टार्ट हो रहा है एंड A फॉर एडिशन। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में कोई दो चीजें जुड़ेंगी, यानी कि इन्हीं भी चीजों का एडिशन होने वाला है। यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बढ़िया हो गया ना, A फॉर एडिशन, A फॉर एनाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस में कुछ दो चीजों का एडिशन होकर के एक बड़ी चीज बनेगी, जबकि कैटाबॉलिक में दो चीजें टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्लियर? चलिए, तो याद रखने के लिए था A फॉर एडिशन, A फॉर एनाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस में कोई भी दो चीजें जुड़ करके बड़ा बनाती हैं, जबकि कैटाबॉलिक में दो
एक बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एनाबॉलिक प्रोसेस में दिखा रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस में छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्लस कुछ एनर्जी मिलकर के क्या बना दिए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि हुआ मैम यहाँ पर एडिशन, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस, क्लियर। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जहां पर एक लार्ज मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे, ये देख रहे हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो याद कैसे रखेंगे, ए फॉर एनाबॉलिक, ए फॉर एडिशन, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस में एडिशन होता है दो चीजों का और कुछ बड़ा बनता है। भाई जुड़ करके चीज बड़ी ही बनेगी, नो डाउट, है कि नहीं, ऐसा तो है कि नहीं, जुड़ करके कम हो जाएगी। चलिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या है कि कोई चीज ब्रेक होती है, टूटती है, उसमें हम कहते हैं कैटाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। चलिए, ये तो समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम समझने वाले हैं, अब हम आए हैं अपने बेसिक मुद्दे पे, जिसको आपको देख करके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, किस तरीके से जो है हवा अंदर जा करके ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलता है। पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताने वाली हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसमें हम देखने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, भी घबराना नहीं, क्योंकि हम पार्ट्स का एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी बस आप समझो, एयर एंटर जब करती है तो किस किस पार्ट से होते हुए पहुंचती है, क्लियर। चलिए, नोज से एयर एंटर करी और ये आ रही है, यहां से आती हुई इस नली से जाएगी और यहां से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी और यहां से भी ये अंदर तक जाएगी, एल्वियोली से होते हुए अगेन माय डियर स्टूडेंट्स हवा रिटर्न हो जाएगी और रिटर्न होकर के हम क्या करते हैं, उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि ब्रीद इन हुआ एंड देन ब्रीथ आउट हो गया। अब थोड़ा सा समझना है कि नोज में जो है, नोज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको पता है, यहाँ पर होता है नोस्ट्रिल एंड जो यहाँ पर स्पेस होता है माय डियर स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं नेसल कैविटी। तो नोज के नोस्ट्रिल से हवा करी एंटर, नेसल कैविटी से होती हुई कहाँ पर पहुंची, कुछ यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है जो नाक से भी होता हुआ आ रहा है, माउथ से भी, यानी कि नाक से हवा भी आती है और माउथ से खाना भी जाता है। तो एक कॉमन एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, क्लियर। चलिए, इस कॉमन एरिया से होते हुए हवा जाएगी नीचे, इस कॉमन एरिया में एक लगी होती है ढक्कन समान संरचना, जब हवा आएगी तो वो हवा को जाने देगा, जब भोजन आएगा तो भोजन को जाने देगा, कुछ इस तरीके से लगा होता है, उसको हम कहते हैं, एक लीफ जैसी संरचना होती है, एपिग्लोटिस, क्लियर, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ऊपर हुआ, हवा आ गई नीचे और यहां से आती हुई माय डियर स्टूडेंट्स कहां पहुंची, जस्ट गले में, जैसे नाक से एंटर करी, नोज से एंटर करी और कहां गई, फेरिंग्स में गई, यहाँ पे गले के पास फेरिंग्स से नीचे आई तो ये यहाँ पर लैरिंग्स में पहुंची। लैरिंग्स में पहुंचने के बाद हवा कहाँ जा रही है, यदि आप देख पा रहे हैं क्लियरली, तो यहाँ पर एक पाइप है, इस पाइप को हम कहते हैं विंड पाइप बोले, जहां से क्योंकि हवा जा रही है, जिस तरीके से जहां से भोजन जा रहा था उसको हम आहार नलिका बोल रहे थे, विंड पाइप, या इसी को हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से होती हुई हवा कहाँ जा रही है, अब जाएगी लंग्स में। तो इधर वाला लंग है आपका लेफ्ट लंग, ध्यान रखना बायो में जो है माय डियर स्टूडेंट्स हमारा राइट, ये लेफ्ट लेते हैं और जो ये लेफ्ट है इसको हम राइट कंसीडर करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा राइट लंग, क्लियर। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, यहां से आई हवा, नोज से आई, फेरिंग्स गई, लैरिंग्स गई, देन ट्रैकिया में आई,
ट्रैकिया को आप देख रहे हैं, ट्रैकिया आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दोनों लंग्स में चली गई, तो ट्रैकिया आई और यहाँ पे हो गई डिवाइड दो पार्ट्स में, क्लियर। और दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर भी डिवाइड हो रही है, तो जो यहाँ पर डिवाइड हुई है थोड़े मोटे मोटे पार्ट्स में, तो पहला डिवीजन जो हुआ वो कहलाया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है अगेन डिवीजन होगा, ये देखिए ये मोटे मोटे पार्ट्स अगेन पतले पतले पार्ट्स में डिवाइड हुए, और ये पतले पतले जो पार्ट्स है माय डियर स्टूडेंट्स ये कहलाए ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल अगेन डिवाइड हुआ, किस तरीके में, अंगूर के समान संरचना में डिवाइड हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसा, अंगूर के समान संरचना, कुछ ऐसी संरचना में हो जाता है ब्रोंकियोल, और इसको हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो एल्वियोली तक हवा आपकी पहुंच गई। एल्वियोली के पास क्या होता है, यहाँ पर पहुंचेगा, एल्वियोली के पास पहुंचेगा माय डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को प्यार है किससे, ऑक्सीजन से। पहला प्यार उसका ऑक्सीजन है, उसको मिल गई ऑक्सीजन, यानी एल्वियोली से उसने ले लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर के धाए 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 पूरे शरीर के सेल्स तक पहुंचा दिया, ताकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाए। सेल में पहुंचने के बाद जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली हमने समझा, ऑक्सीजन आई, हीमोग्लोबिन लिया और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साथ ही साथ इसने इसको क्या दे दिया, इसको कहा ये लो भाई तुम CO2 और पूरा तुम एक्सहेल कर दो। यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने के बीच में इतनी सारी प्रोसेस हो रही थी, और हम तो फटाफट ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, समझते हैं बस इतना ही है रेस्पिरेशन। नो, एक्चुअल में जो अंदर प्रोसेस हो रही है वो पूरी ये प्रोसेस है, किस तरीके से हवा एंटर करती है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोली। एल्वियोली में पहुंचता है हीमोग्लोबिन, वो लेता है ऑक्सीजन को और पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, हो जाता है ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज का, एंड देन एनर्जी मिल गई, और CO2 अगेन दे देता है, जो कि CO2 एक्सहेल हो जाती है, नाक से अगेन बाहर निकल जाती है। अब आगे जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे, पूरा उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि नोज, नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, फिर यहाँ पर लैरिंग्स में यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको, वॉइस बॉक्स, यानी हाई पिच, लो पिच, ये पूरा देखेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो ट्रैकिया, विंड पाइप, इसका डिटेल डिस्कशन। ट्रैकिया के बाद हम आएंगे, ट्रैकिया के बाद देखेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोली, सारा डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। तो आज तो हमने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया कि एक्चुअल में ब्रीदिंग प्रोसेस किस तरीके की हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हम बस इतना ही रेस्पिरेशन समझते थे, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं। हमने पूरा समझा कि किस तरीके से जो है हवा एंटर करी और किस तरीके से यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन मिला, ये पूरी प्रोसेस हमने देख ली। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ, हमारे साथ। थैंक यू।